एक, आदतों का फंदा। आदतें कैसे विकसित होती हैं? एक, सन 1993 की शरद ऋतु में अमेरिका के सैन डिएगो शहर की एक प्रयोगशाला में एक व्यक्ति किसी से भेंट करने पहुंचा। यह वही व्यक्ति है जो आदतों के बारे में हमारी समझ को बदलने वाला था। वह नीले रंग की कमीज पहना हुआ 6 फुट लंबा बुजुर्ग व्यक्ति था। उसके सफेद बाल इतने घने थे कि किसी महाविद्यालय के 50वें पुनर्मिलन समारोह में सबके मन में ईर्ष्या पैदा कर दें। गठिया की समस्या के कारण वह जरा लंगड़ाता था। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वह उस प्रयोगशाला के हॉल में धीमी गति से चल रहा था, मानो उसे पता न हो कि आगे क्या होने वाला है। लगभग 1 वर्ष पहले की बात है। यूजीन पॉली उर्फ ईपी, डॉक्टरी संसार में उसे इसी नाम से जाना गया, लॉस एंजल्स शहर के समुद्र तट पर बसे प्लाया देल रे के अपने घर पर था। रात का भोजन बनाते समय उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उनका बेटा माइकल उनसे मिलने आ रहा है। कौन माइकल? यूजीन ने प्रश्न किया। तुम्हारा बेटा, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी पत्नी बेवरली ने हैरान होकर कहा। पर इसके बावजूद यूजीन ने भावशून्य दृष्टि से एक बार फिर वही सवाल किया, माइकल कौन है? इसके अगले ही दिन यूजीन के पेट में ऐंठन पड़ी और वह दर्द से छटपटाने लगा। उसे उल्टियां भी होने लगीं। अगले 24 घंटों में ही वह इतना कमजोर हो गया कि बेवरली घबराकर उसे अस्पताल ले गई। उस समय यूजीन को 105 डिग्री बुखार था और अस्पताल में उसका बिस्तर पसीने से लथपथ हो गया था। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह इतना आक्रामक हो चुका था कि जब भी कोई नर्स उसके हाथ में सलाइन लगाने आती तो वह उसे धक्का देकर चिल्लाने लग जाता। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर शांत किया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसकी कमर से रीढ़ के जोड़ में एक लंबी सुई डालकर उसके मस्तिष्क मेरु द्रव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की कुछ बूंदें हासिल की ताकि उसकी जांच की जा सके। मस्तिष्क मेरु द्रव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते समय ही डॉक्टरों को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल मस्तिष्क और रीढ़ की नसों के आसपास फैला यह द्रव संक्रमण एवं क्षति से बचाने का काम करता है। एक स्वस्थ इंसान में यह द्रव बिल्कुल साफ होता है और सुई में रेशम सा बहता हुआ आता है। लेकिन यूजीन के मेरुदंड से प्राप्त नमूना मटमैला था और सुई में धीरे धीरे ऐसे टपक रहा था मानो बालू के सूक्ष्म कणों से भरा हो। जांच के परिणाम आने पर यूजीन के डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कारण पता चला। यूजीन को मस्तिष्क ज्वर था। उसे यह बीमारी अपेक्षाकृत कम खतरनाक माने जाने वाले एक वायरस की चपेट में आने से हुई थी, जो मुंह के छाले, बुखार के छाले और त्वचा में संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में ये वायरस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है, जिससे उस इंसान के विचारों और सपनों से संबंधित कोमल हिस्से को नष्ट कर देता है, जिसे कई लोग आत्मा का निवास स्थान भी मानते हैं। इससे गहरी क्षति पहुंचती है। यूजीन के डॉक्टरों ने बेवरली को बताया कि यूजीन के दिमाग को जो क्षति पहुंची है उसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए वे यूजीन को एंटीवायरस की एक बड़ी खुराक दे सकते हैं। यह एंटीवायरस देने के बाद यूजीन कोमा में चला गया और 10 दिनों तक मौत से जूझता रहा। लेकिन धीरे धीरे दवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और आखिरकार उसका मस्तिष्क ज्वर ठीक हो गया। वह कोमा से बाहर भी आ गया। हालांकि यूजीन का जीवन तो बच गया, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गया था। उसे कुछ निगलने में भी तकलीफ हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी वह एक पूरा वाक्य तक नहीं बोल पा रहा था। कभी कभी तो वह अचानक ऐसे हांफने लगता मानो कुछ क्षणों के लिए सांस लेना ही भूल गया हो।
कुछ ही दिनों में यूजीन का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। डॉक्टरों ने एक बार फिर उसकी जांच की। इस जांच के परिणाम देखकर डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि यूजीन का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और शरीर का एक बड़ा हिस्सा वायरस के आक्रमण से सुरक्षित थे। वह अपने अंगों का उपयोग सहजता से कर सकता था और आवाज व रोशनी आदि के प्रति सही प्रतिक्रिया दे रहा था। हालांकि उसके मस्तिष्क की जांच के परिणाम चिंताजनक थे। स्कैनिंग रिपोर्ट में डॉक्टरों को उसके मस्तिष्क के बीचों बीच एक धब्बा नजर आया। दरअसल इंसान की रीढ़ और खोपड़ी, क्रेनियम, जिस बिंदु पर मिलते हैं, यूजीन के शरीर के उस हिस्से के तंतुओं को वायरस ने नष्ट कर दिया था। हो सकता है कि यूजीन पहले जैसा न रहे। एक डॉक्टर ने उसकी पत्नी बेवरली को सावधान किया, और यह भी संभव है कि तुम अपने पति को खो दो। यूजीन को अस्पताल के दूसरे हिस्से में ले जाया गया। पहला सप्ताह समाप्त होने तक वह खाने पीने लगा। अगले सप्ताह वह सामान्य रूप से बातें भी करने लगा और खाने में नमक व जेली से बना मीठा पदार्थ वगैरह मांगने लगा। इसके साथ ही वह टीवी के चैनल बदल बदलकर नीरस धारावाहिकों के बारे में शिकायतें भी करने लगा। 5 सप्ताह बाद यूजीन को अस्पताल से छुट्टी देकर पुनर्वास केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, भेज दिया गया। उस वक्त यूजीन आराम से चलने फिरने लगा था और साथ ही नर्सों को बिन मांगी सलाह भी देने लगा था, जैसे सप्ताह के अंत की छुट्टी बिताने के लिए उन्हें कहा जाना चाहिए आदि। मैंने पहली बार इस बीमारी से ग्रस्त किसी मरीज को स्वस्थ होते हुए देखा है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं बंधाना चाहता, लेकिन यह वाकई अद्भुत है, यूजीन के डॉक्टर ने बेवरली से कहा। लेकिन बेवरली की चिंता खत्म नहीं हुई। यह बात पुनर्वास केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही स्पष्ट हो गई थी कि इस बीमारी से यूजीन के अंदर कुछ असामान्य बदलाव आ गए हैं। जैसे यूजीन सप्ताह के दिन भूल जाता था। बार बार बताने के बावजूद भी वह अपने डॉक्टरों और नर्सों के नाम याद नहीं रख पाता था। एक दिन जब डॉक्टर यूजीन के हालचाल पूछने के बाद उसके कमरे से बाहर निकल गया, तो यूजीन ने अपनी पत्नी बेवरली से पूछा, ये लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हैं? घर वापस लौटने के बाद भी यूजीन में कई बदलाव नजर आए। उसे अपने मित्र याद नहीं थे। लोगों से बात करते करते वह अचानक सब भूल जाता था। कई बार सुबह सुबह नींद खुलते ही वह सीधे रसोई में चला जाता और अपने लिए अंडे और बेकन पकाकर खा लेता। फिर अपने कमरे में लौटकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। फिर 40 मिनट बाद ही वह दोबारा यह सब दोहराता, उठकर अपने लिए अंडे और बेकन पकाता, उसे खाकर वापस बिस्तर पर लेट जाता और रेडियो सुनने लगता। कुछ ही देर बाद एक बार फिर वह यही सब दोहराता। उसके इस अजीब व्यवहार से घबराकर बेवरली ने तुरंत विशेषज्ञों से संपर्क किया। इन विशेषज्ञों में सैन डियागो की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता भी शामिल थे। वे उन दिनों याददाश्त खोने के कारणों पर शोध कर रहे थे। एक दिन यूजीन और बेवरली विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। वे एक दूसरे का हाथ थामे मुख्य हॉल को पार करते हुए आगे बढ़े। उन्हें एक परीक्षण कक्ष में बैठने के लिए कहा गया। यूजीन वहां बैठी एक युवती से बातें करने लगा, जो कंप्यूटर पर काम कर रही थी। यूजीन ने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरी जवानी के दिनों में इस मशीन का आकार इस कमरे से भी बड़ा होता था और इसे रखने के लिए 6-6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कई साल काम किया है और अब इस मशीन को इतने छोटे आकार में देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। वह युवती यूजीन की बात पर ध्यान दिए बगैर कंप्यूटर पर काम करती रही। अचानक यूजीन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सारे प्रिंटेड सर्किट्स, डायोड्स और ट्रायोड्स कितने अद्भुत हैं।
जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सक्रिय था, उस समय इन्हें रखने के लिए भी 6-6 फुट के कई रैकों की जरूरत पड़ती थी। तभी एक वैज्ञानिक ने कमरे में प्रवेश किया। उसने अपना परिचय दिया और यूजीन से उसकी उम्र पूछी। मेरी उम्र 59 या 60 होगी शायद, यूजीन ने उत्तर दिया, जबकि असल में उसकी उम्र 71 साल थी। वह वैज्ञानिक कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। यूजीन ने मुस्कराते हुए एक बार फिर कहा, यह सचमुच अद्भुत है। जानते हो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, तब इस मशीन को 6-6 फुट के कई रैकों पर रखा जाता था। ये वैज्ञानिक थे 52 वर्षीय लैरी स्क्वायर। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे, जो पिछले 3 दशकों से याददाश्त से संबंधित तंतुओं की रचना, न्यूरोनटॉमी, का अध्ययन कर रहे थे। उनका अध्ययन मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि इंसान के मस्तिष्क में घटनाओं का भंडार कैसे होता है। वे इसके विशेषज्ञ थे। यूजीन की इस बीमारी के कारण जल्द ही लैरी स्क्वायर और सैकड़ों अन्य शोधकर्ताओं के सामने एक बिल्कुल नए संसार के द्वार खुलने वाले थे। अभी तक आदतों के बारे में हमारी जो भी जानकारी या समझ थी, वह इन्हीं शोधकर्ताओं के अनेकों अध्ययनों से बनी थी। स्क्वायर के प्रयोगों से सामने आया कि जो इंसान अपनी उम्र और ऐसी ही अनेक सामान्य बातें तक याद नहीं रख पाता, उसके अंदर भी आश्चर्यजनक रूप से जटिल आदतें विकसित होती रहती हैं। फिर आपको एहसास होता है कि हर इंसान रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए समान तंत्रिका प्रक्रियाओं पर ही निर्भर होता है। स्क्वायर और अन्य शोधकर्ताओं के अध्ययनों से अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझने में काफी सहायता मिली। इस कार्यप्रणाली का प्रभाव हमारे रोजमर्रा के ऐसे अनगिनत चुनावों पर पड़ता है, जो हमें तार्किक तो लगते हैं पर वास्तव में हमारी उन तीव्र इच्छाओं से प्रभावित होते हैं, जिनसे हम करीब करीब अनजान होते हैं। स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात करने से पहले कई हफ्तों तक उसके दिमाग के स्कैन्स का अध्ययन किया था। इन स्कैन्स से स्पष्ट हुआ कि वायरस का सारा प्रभाव यूजीन के दिमाग के मध्य भाग में 5 सेंटीमीटर के एक सीमित क्षेत्र में हुआ है। इस वायरस ने उसके दिमाग के मध्यवर्ती हिस्से, मीडियल टेम्पोरल लोब, को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि तंतुओं का यह छोटा सा संघ सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव टास्क्स, जैसे अतीत याद रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना आदि करता है। पर स्क्वायर यूजीन के दिमाग पर हुए इस विनाशकारी प्रभाव से चकित नहीं थे। वे जानते थे कि इस प्रकार का वायरस तंतुओं को अत्यंत क्रूर और सुनिश्चित तरीके से नष्ट करता है। स्क्वायर को बस एक ही बात से हैरानी थी कि एक अन्य व्यक्ति के स्कैन्स यूजीन के स्कैन्स से हूबहू मिलते थे। हेनरी मोलॉयजन H.M का उदाहरण। 30 वर्ष पहले जब स्क्वायर MIT से PhD कर रहे थे, तब उन्होंने एक समूह के साथ मिलकर डॉक्टरी इतिहास के सबसे मशहूर मरीज H.M का अध्ययन किया था। H.M का असली नाम हेनरी मोलॉयजन था। जब H.M 7 साल का था, तो साइकिल से गिरने के कारण उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। इसके कुछ ही समय बाद उसे दौरे पड़ने लगे, जिससे वह बेहोश हो जाता था। 16 साल की उम्र में उसे इतना गंभीर दौरा आया कि इसका असर उसके पूरे दिमाग पर हुआ। इसके बाद वह दिन में 10 से भी ज्यादा बार बेहोश होने लगा। 27 वर्ष का होने तक H.M पूरी तरह हताश हो चुका था। दौरों को कम करने की दवा का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वह होशियार तो था, लेकिन अपनी स्थिति के कारण किसी भी नौकरी पर टिक नहीं पाता था। वह अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहता था। H.M एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसे डॉक्टर की मदद ली जिसके अंदर नए प्रयोग करने की गहरी जिज्ञासा थी और वह इलाज में गलती करने से डरता नहीं था। तब तक विभिन्न अध्ययनों से यह पता लग चुका था कि दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस
का संबंध दौरे पड़ने से होता है। जब डॉक्टर ने एच.एम. के दिमाग का ऑपरेशन कर उसके दिमाग के सामने के हिस्से को उठाकर एक छोटी नली द्वारा हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास फैले तंतुओं को बाहर खींचने का प्रस्ताव दिया तो एच.एम. तुरंत सहमत हो गया। 1953 में एच.एम. का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वह जैसे जैसे स्वस्थ होता गया, उसके दौरे भी कम होते गए। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सामने आई कि एच.एम. का दिमाग मौलिक रूप से परिवर्तित हो चुका था। एच.एम. अपना नाम जानता था और उसे यह भी याद था कि उसकी मां आयरलैंड से थी। उसे 1929 में शेयर मार्केट का ध्वस्त होना और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस के नॉर्मंडी पर हुआ आक्रमण भी याद था। लेकिन वह इसके बाद के लगभग एक दशक की सारी यादें, अनुभव, संघर्ष सब कुछ भूल चुका था। जब एच.एम. की याददाश्त की जांच करने के लिए एक डॉक्टर ने उसे अंकों की एक सूची और ताश खेलकर दिखाया तो उसे समझ में आ गया कि अब एच.एम. किसी भी नई जानकारी को 20 सेकेंड से ज्यादा याद नहीं रख सकता। एच.एम. के ऑपरेशन से लेकर सन 2008 में उसकी मृत्यु तक उसके लिए हर मनुष्य, हर गीत, हर कमरा, हर चीज पूरी तरह एक नया अनुभव था। उसका दिमाग समय के किसी एक बिंदु पर अटक गया था। वह हर दिन इस बात पर आश्चर्य करता था कि काले रंग के छोटे से आयताकार डिब्बे, जिसे रिमोट कहते हैं, उसकी मदद से टीवी के चैनल